हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण की किस प्रकार से मृदा खनिज और चट्टानों का अपक्षय होकर के मृदा का निर्माण होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि मृदा जो शब्द उत्पत्ति हुई है वो सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर बलों के प्रभाव से विकसित हुआ है। ये शब्द जो कहे थे वो जोफे एवं बारबट ने कहे थे। क्या कहा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर बलों के प्रभाव से विकसित हुआ है। प्राकृतिक पदार्थ पर बल का मतलब यह है कि ताप, दाब और आयतन या हवाओं का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे इनका विकास हुआ है। मृदा की विशेषताएं, मृदा की विशेषता देखिए, यह प्राकृतिक पिंड है। हम कह सकते हैं कि मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है, क्योंकि मृदा को प्रकृति द्वारा ही निर्मित किया जाता है। कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता, अर्थात हम कृत्रिम रूप से मृदा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह विभिन्न संस्तरों से विभाजित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है और किस प्रकार से इनका विभाजन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आकारिकी, रासायनिकी और एक जैविक अंतर होता है, अर्थात जो मृदा है, मृदा के आकार, रासायनिक और जैविक अंतर, इसके कहाँ ये मृदा पाई जाती है उसके कारण इनमें अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखिए मृदा के कार्य। यह प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। दूसरा कार्य है पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि ये पादपों को जमीन में ठहरे रहने के लिए एक यांत्रिक आधार प्रदान करती है, ये पादपों को जीवित रहने के लिए जल प्रदान करती है और साथ में उनकी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों को का प्रदान करती है। पादप जड़ों को ऑक्सीजन भी इसी से प्राप्त होती है। आगे देखिए, कृषि फसलों में प्रयोग की जाती है कि जो हमारी जो कृषि होती है वो मृदा के ऊपर ही की जाती है। विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक निवास स्थान होता है। हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं जो क्या नाम से इसमें अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए, मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, सड़कें तथा निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है। कि मृदा जो है सड़क निर्माण में, जैसे हम जानते हैं कि जीकरा, रोड़ी, कंक्रीट वगैरह जो है ये सारी क्या है, मृदा ही है। तो इसका निर्माण भी सड़कों और भवन निर्माण में भी किया जाता है। मृदा का अध्ययन देखिए दोस्तों, जो मृदा का अध्ययन है ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पेडोलॉजी और दूसरा है मृदाशास्त्र। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा की जन्म और निर्माण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि मृदाशास्त्र के अंदर हम उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। मतलब मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से ही हम इनका अध्ययन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों कि हम कह रहे थे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, तो मृदा किस प्रकार से एक प्राकृतिक पिंड होता है, तो हम किस प्रकार से कहेंगे कि यह प्राकृतिक पिंड है। तो इसका एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या है देखिए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है, क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का विकास धीरे धीरे होता है तथा यह परिपक्व होकर मृदा का निर्माण करती है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है तथा एक प्रकार से जीवित पिंड है, क्योंकि कि जीवों की भांति, जैसे जिस प्रकार से जो जीव होते हैं इनके जो ये विकसित होते हैं, तो जीव भी धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसी प्रकार से मृदाओं के निर्माण में भी 200 साल लग जाते हैं। तो हाँ, सही कह रहा हूँ, मृदा के निर्माण होने में 200 साल का वक्त लगता है। आगे देखिए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी होती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इनका होता है। जैसे हम कहते हैं कि जमीन को कितना ही खोदा जाए उसमें से मृदा निकलेगी ही निकलेगी, और हम कहते हैं कि मृदा के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब ये स्थान घेरेगी तो जो इस चीज स्थान घेरती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। हम कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक पदार्थ होती है जो विनाशकारी एवं संश्लेषीय प्रक्रमों द्वारा निर्मित होती है। अर्थात विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रम जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ और क्या नाम से ज्वालामुखियों के स्फोटन से भी इनका निर्माण होता है। मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड होती है। जो मृदाएं होती है ये कार्बनिक और खनिज पदार्थों की प्राकृतिक पिंड होती है, क्योंकि
खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वो मृदा के अंदर बहुत ऐसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो मृदा पादप पदार्थों के लिए एक माध्यम होती है। किस प्रकार से एक माध्यम होती है वो भी हम देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पहला कारक दिया हुआ है जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक। दूसरा कारक दिया हुआ है जीवित कारक। तीसरा कारक दिया हुआ है मृदीय कारक। आगे देखिए दोस्तों, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। पहली दशा इसके अंदर है आवश्यक खाद्य पदार्थ। आवश्यक खाद्य पदार्थों का मतलब यह है कि मृदा पौधों को कौन कौन से आवश्यक तत्व प्रदान करती हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरिक, सल्फर तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा इनकी आपूर्ति करती है। आगे देखिए, जल। पादप मृदा में जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। हम कह सकते हैं कि जो शरीर होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनका 90% भाग दोस्तों पानी ही होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी पानी की बहुतायत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन होने पर जो पानी की आपूर्ति होती है वो जड़ों द्वारा मृदा से ही की जाती है। जल एक अच्छा विलायक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जल है, जो अपने मृदा है, मृदा में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो जल के अंदर घुलकर ही पौधों की विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। आगे देखिए, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं कि जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन सभी जीवित पदार्थों के लिए श्वसन अनिवार्य होता है, क्योंकि जो जीवित हैं उनको श्वसन करना ही पड़ेगा। अगर वो श्वसन नहीं करेंगे तो मर सकते हैं। और श्वसन के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक होती है, अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, या पादपों को भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे 24 आवर मात्र और मात्र केवल ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है। मृदा वायु से 20.3% ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। यांत्रिक आधार। आगे देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से मृदा में पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है तथा फैल भी सकती है। ये मृदाएं आदर्श होती है क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन, दृढ़ जलाभाव सह होते हैं, जो पादपों को यांत्रिक आधार प्रदान करने का काम करती है। अर्थात कि मृदा में पौधे की जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक चल जाती है और अधिक गहराई तक फैल भी सकती है, जिससे कि पौधे को एक दृढ़ आधार प्रदान होता है, जिससे कि वो तेज हवा, अधिक जल का बहाव आदि यांत्रिक जो आधार है वो सहन कर पाता है। आगे देखिए, मृदा अवयव। मृदा पानी में 3 प्रावस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि मृदा में पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी इसके अंदर पाई जाती है। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। मृदा के कौन कौन से अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। एक तो सबसे पहले है यहाँ पे खनिज पदार्थ। मृदा में खनिज पदार्थों का आकार व संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। हम कहते हैं कि किसी के भी लक्षण जो हैं वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसके आधार पर ही उसके लक्षण होते हैं। जैसे एक अच्छे परिवार का व्यक्ति अच्छा, बुरे परिवार का व्यक्ति बुरा, तो इस प्रकार से ही इनके लक्षण एक दूसरे से वंशागत होते हैं। तो मृदा में भी ये लक्षण इनकी पैतृक पदार्थों के से ही आते हैं। जैसे खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठोस भाग में 90% से अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह विभिन्न आकार व कणों के होते हैं। हम कह सकते हैं कि ठोस भाग में 90% से अधिक खनिज पाए जाते हैं और ये विभिन्न आकार के होते हैं, क्योंकि हर खनिज है इनका अपना अपना आकार होता है। मृदा में अनेक प्रकार के खनिज जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार, बालू, सिल्ट, पत्थर,
मृत्तिका आदि के अंश इसमें पाए जाते हैं। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन तथा ऑक्सीजन इनमें पाई जाती है। दूसरा पदार्थ देखिए, कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पौधों एवं पशुओं के अवशेष सड़ने गलने के फलस्वरूप ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, क्योंकि जब भी कोई पशु मरता है या कोई भी जीव जंतु मरता है तो इसके अपक्षय से ही क्या नाम से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इसमें होता है। और कहा भी गया है कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो है वो जीवित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा होता है। ये पहले एक अवधारणा थी, वैज्ञानिकों की अवधारणा थी कि क्या नाम से जो कार्बनिक पदार्थ जो बनते हैं वो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बनते हैं, परंतु एक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ये अवधारणा को इसको निरस्त किया और इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में यूरिया बनाया और यूरिया बनने के बाद में ये अवधारणा खत्म हुई। तो आगे देखिए दोस्तों, मृदा में सूक्ष्म जीवों में निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है या गोबर है या कोई जीव मर चुका है तो उसको सूक्ष्म जीव अपघटित करके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे खाद्य रूप में ग्रहण करते हैं और उनका रिसाइकिल वो करते रहते हैं। यह जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी भी करता है तथा संरचना में सुधार भी करता है। आगे देखिए, मृदा जल। मृदा जल 25% होता है, क्योंकि मृदाओं में जो जल होता है वो कितने % होता है दोस्तों, 25% होता है। जल मृदा के रंध्रावकाशों में धारित होता है। यह लवणों तथा पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषण प्रदान करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मृदा वायु। रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन 25% होता है। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है, जिससे कि जो जड़ें हैं ये रंध्रावकाशों से ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है ये 0.3% इनमें पाई जाती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से अधिक होती है। इसमें O2 व N2 की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, वायुमंडल से इनमें कम होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आज के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में